जब संध्या शाम को नींद से उठी तो उसका सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। फिर भी वो उठकर रसोई में जुट गई। सब्जी, दाल, चावल सब बना चुकी थी, बस रोटियां बनाना बाकी था। तभी उसके सिर का दर्द अचानक इतना तेज हो गया कि उसे जैसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने थके हुए स्वर में अपनी देवरानी काजल से कहा, काजल जरा आज रोटी तुम बना लो ना, सिर दर्द से बुरा हाल हो रहा है मेरा। काजल उस वक्त नेल पॉलिश लगा रही थी। उसने संध्या की तरफ एक नजर डाली और बिना ज्यादा भाव दिखाए बोली, भाभी आपको तो जैसे रोज ही सिरदर्द होता है और आप जानती हैं मैं ऑफिस जाती हूँ, ऐसे छोटे मोटे कामों का टाइम नहीं है मेरे पास। संध्या की आंखों में एक पल के लिए आंसू छलके, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसका चेहरा उतर गया। काजल की ऐसी बातें अब आम हो चुकी थी, पर आज ये ताना दिल पर लग गया। वो चुपचाप रसोई से बाहर आकर बरामदे की ओर चली गई। तभी संध्या की सास रुक्मिणी जी की आवाज आई, बहू खाना लगा दो, मैं बस हाथ धोकर आती हूँ। ये सुनते ही संध्या फिर से रसोई की ओर लौट गई और सिर में दर्द होने के बावजूद रोटियां सेकने लगी। कुछ ही देर बाद उसके पति सिद्धार्थ और देवर भानु भी खाने के लिए बैठ गए। संध्या जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। जब वो थाली परोसकर वापस रसोई में जा रही थी, सिद्धार्थ ने उसका थका चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे और सूजी हुई आंख साफ बता रही थी कि उसको कुछ ठीक नहीं है। वह तुरंत उठकर रसोई में चला गया और बोला, संध्या ये क्या हाल बना रखा है, तुम ठीक तो हो, कुछ हुआ है क्या? संध्या ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। तभी काजल रसोई में आई और बोली, भाभी मेरा टिफिन रख देना, मुझे भी देर हो रही है, मैं भानु के साथ ही निकलूंगी। सिद्धार्थ ने थोड़ा तेज में आकर कहा, काजल तुम खुद रख लो अपना टिफिन, संध्या का सिर दर्द कर रहा है, वो जैसे तैसे काम कर रही है। काजल बिना चौंके बोली, अरे जेठ जी, आप तो अपनी पत्नी को जानते नहीं है, इन्हें हर रोज काम न करने का 100 बहाने आते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और काजल की ओर देखकर बोला, काजल तुम्हारा नौकरी करना अच्छी बात है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को सबसे ऊपर समझने लगो। घर में किसका क्या स्थान है, ये बात याद रखना जरूरी है। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि रुक्मिणी जी की तीखी आवाज आई, ओ जोरू का गुलाम, तू भी अपनी बीवी से नौकरी करवा ले, तू ही तो जिद करके इस गंवार लड़की को ब्याह लाया था, अब भुगत देख मेरे गौरव को। मैंने उसके लिए पढ़ी लिखी लड़की काजल को चुना है, दोनों कितने खुश रहते हैं और तू हर वक्त अपनी बीवी का गुलाम बना फिरता है। ये सुनते ही संध्या की आंखों में आंसू भर रहा है। सिद्धार्थ भी माँ के गुस्से से बचने के लिए चुपचाप वापस जाकर खाना खाने लगा और फिर ऑफिस चला गया। अब घर में बस रुक्मिणी देवी और संध्या रह गई थी। सिर में तेज दर्द होने के बावजूद संध्या फिर भी पूरे घर का काम करती रही, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ, और रुक्मिणी जी आराम से टीवी के सामने बैठकर सीरियल देखती रही। संध्या इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसका दर्जा किसी नौकरानी से कम नहीं था। शाम को जब सब लोग अपने अपने काम से लौटे तो संध्या का देवर गौरव मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आज खाने में कुछ स्पेशल बना दीजिएगा ना, बड़ा मन कर रहा है। संध्या ने थकी आवाज में कहा, गौरव जी कल बना दूंगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनते ही रुक्मिणी जी ताना मारा, पूरा दिन बैठी रहती है, फिर भी सिर दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? संध्या ने संयम से जवाब दिया, माँ जी बैठी कहाँ थी, सारा दिन घर का काम ही तो करती रही हूँ। सिद्धार्थ वहीं खड़ा था, वह ये सब सुन रहा था पर कुछ नहीं बोला। वह अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए कभी बहस नहीं करता था। तभी गौरव ने माहौल बदलते हुए कहा, माँ चलिए आज मूवी देखने चलते हैं। काजल उत्साहित होकर बोली, हाँ मुझे भी बहुत मन कर रहा है, इस बार का सारा खर्चा मेरा रहेगा। रुक्मिणी जी मुस्कुराई और बोली, सुन संध्या, हम लोग जब तक लौटे गौरव के लिए कुछ स्पेशल बनाकर रखना जो उसे पसंद हो। फिर उन्होंने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, तू क्या मूर्ति बन के खड़ा है, चल तैयार हो जा। सिद्धार्थ शांत स्वर में बोला, नहीं माँ, मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम करना, आप लोग जाइए। काजल ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे जेठ जी, भाभी जी कहीं भागी नहीं जा रही हैं, घर पर किसी को तो होना चाहिए खाना बनाने के लिए, रोमांस बाद में घर आकर कर लीजिएगा। सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, काजल तुम्हें तमीज नहीं है क्या, किससे कैसी बातें करनी चाहिए ये भी नहीं जानती, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। रुक्मिणी जी और गौरव जी तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। दोनों एक साथ बोले, अरे काजल तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। कुछ देर बाद तीनों मूवी के लिए निकल गए और संध्या वही थकी हारी फिर रसोई की ओर बढ़ी और गौरव के लिए कुछ स्पेशल बनाने लगी। तभी सिद्धार्थ धीरे से पीछे आया और संध्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसने उदासी मन से बोला, संध्या मुझे माफ कर दो, शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन देखो यहाँ तुम्हें दिन रात घर के कामों में झोंक दिया गया है। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, सिद्धार्थ जी मुझे काम से कोई शिकायत नहीं है, पर काजल का हर वक्त
ताने मारना और माँ के उलाहने वो दिल को चुभते हैं। एक छोटी बहू होकर भी वो हर बात में रोब झाड़ती है, जैसे हम कुछ करते ही नहीं है। दोनों पुराने दिनों की बातें में खो गए। हंसी ठिठोली के बीच संध्या खाना बना रही थी और सिद्धार्थ उसकी मदद कर रहा था। रात के 11 बज गए, लेकिन रुक्मिणी जी, गौरा और काजल अभी तक नहीं लौटे थे। सिद्धार्थ ने घड़ी की ओर देखा और कहा, संध्या तुम खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी लेनी है। संध्या ने सिर हिलाया। चुपचाप जाकर अपने और सिद्धार्थ के लिए थाली निकाली। दोनों साथ बैठकर खाना खाने ही लगे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। संध्या ने दरवाजा खोला तो देखा रुक्मिणी जी हाथों में शॉपिंग की ढेर सारे थैले लिए खड़ी थी। वे अंदर आई और उनकी नजर सीधे टेबल पर रखी अध खाई थाली पर पड़ी, साथ ही सिद्धार्थ पर, जो आराम से खाना खा रहा था। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तीखे स्वर में बोली, वाह, इन दोनों लैला मजनू से तो रहा ही नहीं गया। एक मिनट भी सब्र नहीं हुआ हमारा इंतजार करने का। आज पहली बार सिद्धार्थ ने नरमी छोड़ते हुए सीधा जवाब दिया, माँ, संध्या को दवा खानी थी, इसीलिए मैंने उसे खाने के लिए कहा। रुक्मिणी जी ने बात को टालने की कोशिश की और झोले से एक शर्ट निकालते हुए बोली, ये देख, तेरे भाई और उसकी बीवी ने तेरे लिए एक शर्ट पसंद की। सिद्धार्थ ने शर्ट लेते हुए धीरे से पूछा, इतना धीमे कि संध्या ना सुने। माँ, संध्या के लिए क्या लाए हो? इस पर रुक्मिणी जी और काजल दोनों एक स्वर में बोली, अरे उसके पास तो वैसे ही ढेर सारे कपड़े हैं, और वैसे भी वो तो घर पर ही रहती है, उन्हें कपड़े की क्या जरूरत है। मुझे ऑफिस जाना रहता है, इसलिए मैंने 10 सेट खरीदे हैं। बाकी माँ जी और गौरव जी के लिए कुछ लिया है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, एक गहरी नजर संध्या पर डाली, जो मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ सुना ही नहीं। अगले दिन सुबह जब काजल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो जाते जाते बोली, माँ जी, आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, ऑफिस में आज पार्टी है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये कहकर वह अकेले ऑफिस चली गई। शाम को जब गौरव घर लौटा तो उसने पूछा, माँ, काजल अभी तक नहीं आई क्या? रुक्मिणी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, आज उसकी ऑफिस में पार्टी है, बेचारी दिन भर काम करती है, थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी होता। गौरव बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। रात के 10 बज चुके थे। गौरव और रुक्मिणी जी काजल को बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। करीब 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रुक्मिणी जी ने दरवाजा खोला तो काजल शराब के नशे में थी, उसके कपड़े भी बेहद छोटे थे। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, काजल, ये सब क्या है? रुक्मिणी जी ने तुरंत बचाव में कहा, बड़े लोग की पार्टी है, बहू ने थोड़ा पी लिया तो क्या हो गया, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब उसका पति कुछ नहीं कह रहा तो सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद एक रात सिद्धार्थ ने ऑफिस से रुक्मिणी जी को फोन किया, माँ, आज ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रुक्मिणी जी ने कहा, ठीक है बेटा। रात के करीब 9 बजे जब सिद्धार्थ घर की तरफ आ रहा था तो उसकी नजर एक सुनसान गली में खड़ी काजल की गाड़ी पर पड़ी। उसे शक हुआ कि जब वह वहां गया तो देखा कुछ लड़के गाड़ी के शीशे पर बार बार मार रहे थे और काजल को परेशान कर रहे थे। सिद्धार्थ को देखते ही वो लड़के भाग गए। उसने देखा कि गाड़ी में काजल और गौरव दोनों नशे में धुत हैं। वह तुरंत दोनों की अपनी गाड़ी में बैठाकर ले आया। रुक्मिणी जी ने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने गौरव और काजल को इस हालत में देखा, वो सन्न रह गई। सिद्धार्थ ने कड़े आवाज में कहा, माँ, ये आपके लाडले, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आज काजल के साथ कुछ भी हो सकता था और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वह रुका नहीं और आगे कहा, गौरव मेरा छोटा भाई है, पर लगता है मुझसे बड़ा हो गया है, अपनी पत्नी के साथ शराब पी रहा, उसको शर्म नहीं आती। सिद्धार्थ की आंखों में नाराजगी और दर्द दोनों थे। माँ, घर की बहू की मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन आपको तो बस बड़ी बहू के ताने मारने की छूट मिली हुई है। उस दिन जब काजल शराब पीकर आई थी तो आपने कहा था कि बड़े लोग की पार्टी है, यही नतीजा है कि उस सोच का। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब गौरव और काजल की आंख खुली तो उन्हें रात की बातें याद आई। दोनों संकोच में सिद्धार्थ के कमरे में पहुंचे। सिद्धार्थ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। संध्या भी वही थी। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा पर नजरअंदाज कर दिया। काजल धीरे से बोली, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी हद भूल गई थी, अगर आप कल रात नहीं होते तो। सिद्धार्थ ने बात काटते हुए कहा, बस आगे कुछ मत कहो। गौरव भी सिर झुका कर बोला, भैया मैंने अपनी पत्नी को नौकरी पर इतना घमंड किया कि सही और गलत में फर्क क्या है भूल ही गया था। फिर दोनों ने संध्या के आगे हाथ जोड़कर बोले, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिया। उसी समय रुक्मिणी जी भी वहां आ गई। उनकी आंखों में पश्चाताप था। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस मर्यादा में रहकर करना चाहिए, और घर का काम भी किसी नौकरी से कम नहीं होता। फर्क बस इतना है, इसमें ना ही पैसे मिलता और ना ही इज्जत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपका क्या मानना है? क्या घर के काम किसी नौकरी से कम होते हैं क्या? अपनी सोच हमारे साथ साझा करें और ऐसे दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।